नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आइए जुड़िए अपने चैनल के साथ और अपनी जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इसमें तो कंजूसी मत करो कम से कम। तो चलो, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था संज्ञा प्रकरण का। संज्ञा प्रकरण में अपन ने इत संज्ञा पढ़ी। इत संज्ञा के जो 6 इत संज्ञक विधायक सूत्र थे वो पढ़े अपन ने। उसके बाद अपन ने पढ़ी लोप संज्ञा, लोप क्रिया, संयोग संज्ञा, सहिता संज्ञा। आज अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और अगली अपनी जो संज्ञा है वो है पद संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? पद संज्ञा। पद संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या होगी बताओ? इसकी परिभाषा होगी सुप्तिङन्तं पदम। सुप्तिङन्तं पदम। सुबंत और तिगंत, सुबंत और तिगंत यानी कि पद संज्ञा। जैसे शब्द रूप और धातु रूप, जो अपने शब्द रूप और धातु रूप होते हैं उनमें पद होते हैं, उनकी पद संज्ञा होती है। जैसे इधर देखो सुबंत, सुबंत यानी कि शुप प्लस अंत, और तिगंत यानी कि तिंग प्लस अंत। इनकी कौन सी संज्ञा होती है? इन शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है, यानी कि शब्द रूप और धातु रूप के जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको हम पद कहते हैं। कोई भी शब्द है वो शब्द पद तभी बनता है जब उसमें शब्द रूप हो या धातु रूप हो या कोई भी वर्ण इकट्ठा करके, यानी कि वर्ण जो होता है वो शब्द नहीं होता है, वर्णों को जोड़कर बनाया जाता है शब्द को, तो शब्द में पद बनता है। तो इसमें धातु रूप और शब्द रूप में पद संज्ञा होती है। अगली अपनी संज्ञा है सहेता संज्ञा। ये देखो, ये बहुत ही कंफ्यूज करती है ये संज्ञा। कल अपन ने पढ़ी थी संहिता संज्ञा। कल अपन ने कौन सी पढ़ी थी? कल अपन ने पढ़ी थी सहिता संज्ञा, और आज अपन पढ़ रहे हैं सहेता संज्ञा। क्या आप बता सकते हैं उन दोनों में क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में? सहेता संज्ञा और सहिता संज्ञा। जो अपन कल पढ़े थे सहिता संज्ञा, सहिता संज्ञा संधि में प्रयुक्त होती है, और ये जो सहेता संज्ञा होती है ये किस में प्रयुक्त होती है? ये होती है अपने माहेश्वरी सूत्रों में, जो प्रत्याहार निर्माण होता है ना, प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए सहेता संज्ञा प्रयुक्त होती है। तो देखो इधर सहेता संज्ञा, इसका सूत्र क्या है? देखो, आदिरंतयेन सहेता, आदिरंतयेन सहेता यानी आदि अंतयेन सहिता। आदिरंतयेन सहेता, ये परिभाषा है सहेता संज्ञा की। सहेता संज्ञा की परिभाषा है आदिरंतयेन सहेता, यानी कि जो अपना जो माहेश्वरी सूत्र पढ़ते हैं ना, उनमें जो प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक जो बीच में वर्ण आते हैं उनकी सहेता संज्ञा होती है। प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के बीच में आने वाले वर्णों की सहेता संज्ञा होती है। प्रत्याहार निर्माण में सहेता संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रत्याहार में सहेता संज्ञा काम में ली जाती है। जैसे इधर देखो, जो अपन प्रत्याहार जो है, प्रत्याहारों की संख्या, जो प्रत्याहार है उनकी संख्या पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई है, और जो अपने थे भट्टोजी दीक्षित ने प्रत्याहारों की संख्या 44 बताई है। अगर विकल्प में एग्जाम में विकल्प में 42 और 44 प्रत्याहारों की संख्या पूछे, अगर एग्जाम में अपन से पूछे प्रत्याहारों की संख्या
एग्जाम में पूछे प्रत्याहारों की संख्या तो 42 और 44 दोनों ऑप्शन में आ जाए तो अपना आंसर कौन सा होगा? अपना आंसर 42 ही होगा, क्योंकि पाणिनि के अनुसार संपूर्ण व्याकरण पाणिनि के द्वारा लिखी गई है और पाणिनि की बात को माना गया है। सबसे पहले पाणिनि की जो बात होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए जो पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई है और भट्टोजी दीक्षित ने प्रत्याहारों की संख्या 44 बताई है। अगर एग्जाम में 42 और 44 दोनों विकल्प हो तो अपना आंसर होगा 42। तो प्रत्याहार में कौन सी संज्ञा होती है? सहेता संज्ञा। अगली संज्ञा अपन पढ़ते हैं आज। अगली है अपनी ऋस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा। ऋस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा, इसकी क्या परिभाषा है? इधर देखो, इसकी परिभाषा है उकालो। इसकी परिभाषा है उकालो, उकालो झैरिस्व दीर्घ प्लुत। उकालो झैरिस्व दीर्घ प्लुत। उकालो झैरिस्व दीर्घ प्लुत, यानी कि उ और उ, ये जो वर्ण हैं इन वर्णों की 3 मात्राएं, ये जो वर्ण हैं इनकी 3 मात्राएं होती हैं। इनमें कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं हैं। कौन कौन सी हैं? ऋस्व दीर्घ और प्लुत। ऋस्व दीर्घ और प्लुत, इन वर्णों की 3 मात्राएं हैं, अर्थात उ और उ। इनमें 3 मात्राएं कौन कौन सी हैं? ऋस्व दीर्घ और प्लुत। मात्राओं के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्राओं के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? वो यही है, ऋस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। मात्राओं के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, ऋस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो अब अपना है ऋस्व स्वर, यानी कि ऋस्व संज्ञा। ये संज्ञा भी हो गई, स्वर भी हो गया, मात्राओं के आधार पर स्वर के प्रकार, और ये संज्ञा भी है। तो अब अपनी आती है ऋस्व संज्ञा। ऋस्व मात्रा, जिन वर्णों का उच्चारण ऋस्व मात्रा है जिन वर्णों का उच्चारण कुछ पल या कुछ क्षण में किया जाता है, यानी कि जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, वो ऋस्व मात्रा होती है। ऋस्व स्वर के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, उ, री और री, यानी कि कुछ पल या कुछ क्षण में जिनका उच्चारण किया जाता है उसे ऋस्व मात्रा कहते हैं। अगली अपनी आती है दीर्घ मात्रा। अगली आती है अपनी दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा यानी कि जिस मात्रा का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में दोगुना समय लगता है तो उन्हें दीर्घ मात्रा कहते हैं। दीर्घ स्वर के कितने भेद होते हैं? अपन ने पढ़ा था पहले क्लास में, 8। कौन कौन से? ए, ई, नहीं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ, ये 8 दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ मात्रा। अगली आती है अपनी प्लुत मात्रा। प्लुत मात्रा, प्लुत मात्रा जिन वर्णों का उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है, यानी कि जैसे ऋस्व मात्रा को हम बोलेंगे ए, दीर्घ मात्रा को हम बोलेंगे आ, और प्लुत मात्रा को हम बोलेंगे
ए, आ, यानी कि जोर लगा के बोलते हैं। तिगुना समय लगता है, उस वर्ण पर जोर लगाया जाता है, उसको प्लुत मात्रा बोलते हैं। तो प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9। ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये इसका चिन्ह है प्लुत मात्रा का, यानी कि इसमें तिगुना समय लगता है। कितना समय लगता है? तिगुना। तो अपन ने ये मात्राएं पढ़ी है, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत मात्राएं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, देखो, एक मात्रिको ऋस्व और द्विमात्रिको दीर्घ और त्रिमात्रिको प्लुत। एक मात्रा ऋस्व में होती है, 2 मात्रा दीर्घ में होती है और 3 मात्रा प्लुत में होती है। आ गया समझ में? अच्छा, अब अपना आगे पढ़ते हैं। अपन ने ये तीनों मात्राएं पढ़ ली। इन सभी स्वरों के उदात्त आदि 3 भेद होते हैं। ये जो अपन ने स्वर पढ़े हैं, इन स्वरों के उदात्त आदि 3 भेद होते हैं। उदात्त आदि 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला है अब उदात्त संज्ञा। कौन सी है? उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा की परिभाषा क्या है? उच्चैर उदात्त है। उच्चैर उदात्त है। उच्चैर उदात्त है। उच्चैर उदात्त है, यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख और तालु के ऊपरी स्थान से किया जाता है, उन्हें उदात्त स्वर कहते हैं। उदात्त स्वर जो है, उन पे किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है, यानी कि जिनका उच्चारण मुख तालु के ऊपरी स्थान से होता है, उन्हें उदात्त संज्ञा होती है। और इन उदात्त स्वर संज्ञक जो वर्ण होते हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ, इन पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। अगली अपनी संज्ञा है अनुदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा, इसकी परिभाषा है अपनी निश्चयी अनुदात्त है। निश्चयी अनुदात्त है, यानी कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख और तालु के अधो स्थान से किया जाता है, मुख और तालु के अधो स्थान से किया जाता है, उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है। उन स्वरों की, जिन स्वरों का उच्चारण मुख तालु के अधो स्थान से किया जाता है, उन स्वर वर्णों की अनुदात्त संज्ञा होती है। अनुदात्त संज्ञक जो स्वर वर्ण होते हैं, उनके नीचे क्षैतिज रेखा चिन्ह के रूप में अंकित होती है, जैसे ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। इनके जो अनुदात्त संज्ञक स्वर वर्ण होते हैं, इनके नीचे क्षैतिज रेखा चिन्ह के रूप में होती है। एग्जाम में पूछता है, अगर अपन से पूछेगा कि अनुदात्त संज्ञक वर्ण क्या, ये दे देगा और ये चिन्ह लगा के दे देगा, तो अपन को मालूम होना चाहिए कि उदात्त संज्ञक जो वर्ण होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। और अनुदात्त संज्ञक जो वर्ण होते हैं, इनके नीचे क्षैतिज
रूप में, क्षैतिज रेखा के रूप में चिन्ह होता है। तीसरी है, तीसरा है अपना स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख और तालु के मध्य स्थान से किया जाता है, यानी बीच में से मध्य स्थान से किया जाता है, वो स्वर, जो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्थान मुख तालु के मध्य स्थान से किया जाता है, उन स्वर वर्णों की स्वरित संज्ञा होती है। इसका अपना जो परिभाषा है वो है समाहारे स्वरिते। समाहारे स्वरिते, समाहारे स्वरिते, जो स्वर वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान मुख और तालु के मध्य स्थान से होता है, उन वर्णों की स्वरित संज्ञा होती है। जैसे जो स्वरित संज्ञक वर्ण हैं उनके नीचे, नीचे नहीं, उनके ऊपर चिन्ह लगा हुआ होता। जो स्वरित संज्ञक वर्ण है जैसे ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। स्वरित संज्ञक जो वर्ण होते हैं इनके नीचे लंबवत रेखा के रूप में चिन्ह लगा हुआ होता है, यानी कि स्वरित संज्ञक वर्णों की ये पहचान हो गई। अगर नीचे क्षैतिज रेखा हो तो वो वर्ण अपने अनुदात स्वर वर्ण हो गए, और बिना चिन्ह जिन वर्णों पर कोई किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है उनकी उदात संज्ञा होती है। जिनके नीचे क्षैतिज रूप में रेखा खिंची हुई होती है उनकी अनुदात संज्ञा होती है, और जिन पर लंबवत रेखा खिंची हुई होती है उनकी स्वरित संज्ञा होती है। तो आज अपन ने जो इत संज्ञक वर्ण है उसमें पढ़ी है अपन ने आज पद संज्ञा, सहेता संज्ञा, ऋस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा, उदात संज्ञा, अनुदात संज्ञा और स्वरित संज्ञा। तो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे अनुनासिक संज्ञा। कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे? अनुनासिक संज्ञा। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे अनुनासिक संज्ञा। अपना जो ये टॉपिक चल रहा है इत संज्ञक नहीं, वो इत संज्ञा का, संज्ञा प्रकरण का जो टॉपिक चल रहा है अपना, अपन ने जो जो संज्ञाएं पढ़ी हैं वो आपके समझ में आ रही होगी। अगर समझ में एक बार में समझ में ना आए तो उसको बार बार पढ़े, वीडियो को बार बार देखे। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो जो अपन सुन रहे हैं कि रीट की भर्ती कब आएगी, सेकंड ग्रेड की भर्ती कब आएगी, भर्ती आने में तो मैंने पहले भी बताया था, भर्ती आने में तो कुछ पल का ही टाइम लगता है, यानी कि थोड़ा सा समय जब होता है उसमें ही भर्ती निकल जाती है, और वो अपन को केवल और केवल 4 महीने मिलते हैं। 4 महीनों में फिर हम डिप्रेशन में आते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि अपन अपनी पढ़ाई को अभी से शुरू कर दें। अगर अपन अभी से शुरू करेंगे तो जब भर्ती आएगी तो थोड़ा टाइम और बढ़ाएंगे। अब 7 से 8 घंटे अगर अपन पढ़ेंगे तो फिर अपन 12 से 13 घंटे करेंगे, यानी कि अपनी तैयारी को शुरू करो। अगर अभी से शुरू करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए आप मेरी बात पर फोकस करो और पढ़ाई को शुरू कर दो। और जो मेरी वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की क्लास में इतना ही काफी है। इसे पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। थैंक यू सो मच।